हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सभी आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं इतिहास की 2 वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमें दिया, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा, ठीक है, उच्च तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ठीक है। 2023 में पूछा गया अटल में। क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है लाल और पीली मृदा, बी काली मृदा, सी जलोढ़ मृदा और डी लेटराइट मृदा। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा वो है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है कौन सी, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा क्या होती है हमारी, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन दिए गए हैं हमें, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन। नंबर 1, ए नवीनकरणीय योग्य, बी प्रवाह योग्य, सी जैव और डी अनवीकरण योग्य, ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखिए क्या है आपका लोहा अयस्क, अयस्क से क्या होता है, लोहा अयस्क से क्या होता है, लोहा प्राप्त किया जाता है, केवल एक ही बार प्राप्त किया जा सकता है लोहा अयस्क से, ठीक है। किसी भी अयस्क से जो धातु प्राप्त की जाती है वो एक बार की जा सकती है, बार बार नहीं की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और नवीकरण योग्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है, लोहा अयस्क से एक ही बार तो हम धातु प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो ये धातुओं से खनिज प्राप्त होंगे, सॉरी खनिज होंगे, खनिजों से जिसमें अधिक हो तो उनको वो कहेंगे, ठीक है। तो धातुएं एक ही बार प्राप्त होंगी लोह अयस्क से, ठीक है। लोह अयस्क से केवल एक ही बार क्या होगा, धातुएं प्राप्त होंगी, इसलिए यह ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा, अनवीकरण योग्य, ठीक है, अनवीकरण योग्य। क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है ये बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए पुनः पूर्ति योग्य, बी अजैव, सी मानवकृत, डी अचक्रीय, ठीक है। तो ज्वारीय ऊर्जा है जो किस प्रकार का साधन है, ये है पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य साधन है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको दिखाई देगा। चलिए ये हो गया हमारा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब में भूमि निम्नलिखित पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे सॉरी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, ठीक है। ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, लिखा नहीं है लेकिन पूछा गया, मुझे 100% याद है, मैंने करा रखा है बच्चों को पहले भी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन पढ़ लेते पहले। ऑप्शन ए गहन खेती, ऑप्शन बी अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी वनोन्मूलन और ऑप्शन डी अति पशुचारण, ठीक है। तो जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण, ठीक है, का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, तो जो मुख्य कारण है वो है अत्यधिक सिंचाई, ठीक है। क्या है, अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शन क्या है इसका आंसर, आंसर है अत्यधिक सिंचाई, ठीक है, अत्यधिक सिंचाई राइट आंसर हो गया। और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो मेरे साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मेरे उत्तर बताने से पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट में अपना ऑप्शन लिख के भेज सकते हैं, क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन लिख के भेज सकते हैं, या आप एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी में साथ के साथ मेरे आंसर बताने से पहले क्या करना है, आपने आंसर लिख लेने हैं अपनी कॉपी में। जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, अगर कोई चीज़ नहीं आएगी तो आपको याद हो जाएगी अभी हाथों हाथ, ठीक है। और एक बार वीडियो को पूरा देखने पर आपको पूरा हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है हमें, निम्नलिखित सॉरी नंबर 5, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है, इनमें से काली मृदा पाई जाती है, ठीक है, काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा हमारी पाई जाती है कहाँ, महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, काली मृदा पाई जाती है। महाराष्ट्र में क्या होती है, काली मृदा पाई जाती है आपकी, ठीक है, महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। इसके बाद आगे, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है पिछली बार बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद बढ़ता हूँ आगे, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का
पढ़ना है क्या, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाले विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने, सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के बारे में बताना है और भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल और पीली मृदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। ये क्या है, सबसे ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में ज़्यादा अधिकांश भाग में क्या होता है, जलोढ़ मृदा मृदा पाई जाती है और इसलिए वहाँ के धान की खेती की जाती है इस प्रकार की। ठीक है, तो ये कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है, वहाँ धान की खेती ज़्यादा होती है हमारे देश में। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है कितना, ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए 43%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 27%, ऑप्शन डी 46%। तो जो हमारे देश में भारत में मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो है 43%। टोटल का कितना, 43% है। बाकी में पठार और पहाड़ हैं। ठीक है, पहाड़ और पठार है, तो हमारे पास कितना 43% क्षेत्रफल मैदानी है। ठीक है, मैदानी भाग कितना है 43%। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी भूरा। तो लेटराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो होता है लाल। कैसा होता है, लेटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है। लेटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमें, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए पहला, अब उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आप देख जानते हैं कि ज़्यादातर धान बोया जाता है वहाँ पे। ठीक है, पढ़ लेते फिर भी। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं पहले, जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा, लेटराइट और काली या रेगून। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, धान बोया जाता है, धान किस में बोया जाता है, जलोढ़ मृदा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यूपी में यूपी राज्य में, जो उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। ठीक हो गया, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कपास की खेती के लिए कौन सी भूमि उचित है। तो पहला है ऑप्शन काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो कपास की खेती की बात हो रही है, तो कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी क्यों, क्योंकि ये महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है और वहीं क्या होता है, कपास की खेती की जाती है ज़्यादातर। ठीक है, कपास काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कपास के लिए हमारे देश में अगर बात करें तो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, कपास से काली, यह ध्यान रखिए। ठीक है, कपास काली मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है, ऑप्शन ए पवन, बी हिमनद, सी जल और डी पशुचरण। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखो जो अपर्दन होता है वो होता है किससे, जल से। वर्षा होती है, पानी आता है, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा अपर्दन होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, जल से क्या होता है, पर्वतों पर मृदा अपर्दन सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक साधन कौन सा है मृदा अपर्दन का, पर्वतों पर जल। ठीक है, पानी क्या करता है, अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है ना, तो इस कारण से मृदा अपर्दन क्या होता है, ज़्यादा होता है वहाँ जल की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, साधन संसाधन और विकास। चैप्टर 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये भूगोल में आपका सेकंड चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ एमसीक्यूज के। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्रकृति वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, सही कारण नहीं है पूछा है। ठीक है, तो पहला है कृषि प्रसार। ठीक है, वृहद स्त्री विकास परियोजनाएं, पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो सीधी सी बात है, प्रकृति प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है, दोनों का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका कृषि प्रसार। ठीक है, ऑप्शन ए कृषि प्रसार हमारा क्या राइट आंसर। ठीक है, ये कारण नहीं है, कृषि प्रसार क्या कारण नहीं है। ठीक हो गया, प्रकृति और
प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का, कमी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? ठीक है, संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। ऑप्शन ए संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन बी बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन और संयुक्त वन प्रबंधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, आंसर, वो है ऑप्शन डी, वन्य जीव विहार का परिसीमन। ये क्या है? ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ठीक हो गया, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है? ठीक है, निम्न में से कौन सी लुप्त जाति है? ठीक है, लुप्त जाति के बारे में बताना है। ऑप्शन ए एशियाई चीता, ऑप्शन बी निकोबारी कबूतर, ऑप्शन सी एशियाई हाथी और ऑप्शन डी काला हिरन। ठीक है, तो जो आंसर राइट हो जाएगा हमारा चीता है उसका, तो एशियाई चीता। ये क्या है? लुप्त जाति है। ठीक है, लुप्त जाति, इसी के लिए हमारे देश में क्या हुआ, सेव टाइगर मिशन चलाया गया था। ठीक है, तो एशियाई चीता। ठीक है, एशियाई चीता लुप्त प्रजाति कौन सी है? ये लुप्त जाति कौन सी? एशियाई चीता। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वह है? ठीक है, स्थायी वनों के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान दीजिए, स्थायी वनों की बात की जा रही है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है हमारे पास पंजाब, ऑप्शन बी है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे अधिक क्षेत्र। ठीक है, अंतर्गत, स्थानीय वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है। ठीक है, स्थानीय वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है। तो ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश में क्या है? स्थानीय वनों को बहुत बढ़ावा दिया गया है, स्थानीय वनों के अंदर अत्यधिक क्षेत्र का है मध्य प्रदेश में। ठीक है, हमारा आंसर जो है मध्य प्रदेश। तो चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ से है? हिमालय क्षेत्र से, प्रायद्वीप क्षेत्र से, मरुस्थल क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें राज्य का नाम दिया, सिर्फ क्षेत्र का नाम दिया गया है। ठीक है, तो क्षेत्र का नाम दिया है तो कहाँ है? पहाड़ी इलाके उत्तराखंड से है। ठीक है, चिपको आंदोलन का जो संबंध होगा वो किस क्षेत्र से हो जाएगा? हिमालय क्षेत्र से हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हिमालय क्षेत्र। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? भारत, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में हुआ था, चमोली जिले में। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, सिरिस्का बाघ रिजर्व, एक मिनट, सिरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सिरास्का, सिरिस्का। ठीक है, सिरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपका है राजस्थान। राजस्थान में है सिरिस्का बाघ रिजर्व। ठीक है, सिरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये आपको बताना है। तो वन्य जीव अधिनियम कब किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सन 1972 में, सन 1974 में, सन 1976 में, सन 1980 में। ठीक है, तो जो राइट आंसर है हमारा वो है 1972 में, सन 1972 में वन्य जीव अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव अधिनियम कब क्या पारित हुआ? सन 1972 में। ठीक है, 7 का ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? कंप्लीट हो चुका हमारा। कुछ ऑप्शन ए है सन 1972 में। उसके बाद ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? ठीक है, तो संकटग्रस्त कौन सी प्रजाति है ये हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते पहले। ऑप्शन है हमारा मणिपुर की हिरण, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर और ये सभी। ठीक है, शेर पूंछ वाला बंदर या ये सभी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, शेर पूंछ वाला बंदर। ठीक है, शेर पूंछ वाला बंदर ये है। ठीक हो गया, ये हमारा क्या है? राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद स्थानीय
स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, स्थानीय खेती को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पहला है झूमिंग खेती, बी आदिम कृषि, सी मिल्पा कृषि और डी है टालमा कृषि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है झूमिंग। ठीक है, स्थानांतरित कृषि जो है, ठीक है, जगह बदल बदल के कृषि करना क्या कहलाता है? झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका स्थानांतरित कृषि है। यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, एक एक लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2 लाइन वाले क्वेश्चन है, 1-1.5 नंबर में जिनका आंसर लिखना होता है आपको 1 से 1.5 लाइन में, वो भी आपकी इन एमसीक्यूज के दौरान क्या होंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इन सभी एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार कर लेना है और इनकी तैयारी अच्छे से करके पढ़ाई करके जाना है अपने एग्जाम में। ठीक है, 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए घर पे भी। ठीक है, उसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सुंदरवन, ध्यान दीजिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है सुंदरवन है हमारा, कहाँ? सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। सुंदरवन का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी हमारा क्या राइट हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कई बार आपसे क्या होता है, पूछा जाता है क्या, मैप में भी पूछता है आपसे कि 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए या लोकेशन बताइए करके इस प्रकार से। तो आपको क्या होता है, तो पश्चिम बंगाल में क्या है आपका? सुंदर सुंदर राष्ट्रीय वन। ठीक है, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और वहाँ उसके क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जल के नवीकरण और पुनर्भरण को सुनिश्चित करने वाला प्रक्रम है। ठीक है, जल के नवीकरण और पुनर्भरण को सुनिश्चित करने वाला प्रक्रम है। नंबर 1 वाष्पीकरण, अपवहन, संघनन और जलीय चक्र। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा है? जो नवीनीकरण और पुनर्भरण कौन करता है? ये करता है जलीय चक्र। ठीक है, जल चक्र जो होता है, या जल चक्र कह दीजिए, जलीय चक्र कह दीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट है। ठीक है, जल का नवीनीकरण और पुनर्भरण। ठीक है, ये क्या होता है? जल क्या होता है? वर्षा होती है, जल भूमि में आता है, भूमि से वाष्पीकृत होकर वापस बादल बनते हैं, बादल बन के इस प्रकार से कई प्रकार से प्रक्रिया चलती है मेन। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा? जल चक्र बनता है। ठीक है, नवीनीकरण और पुनर्भरण, जल का नवीनीकरण और पुनर्भरण। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। ये इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है? नंबर ए, ऑप्शन ए है हमें दिया सतही अपवाह, बी भौम जल अर्थात भूमि के अंदर पाए जाने वाला, ठीक है, ए और बी दोनों, और डी महासागर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए और बी, सतही अपवाह, ठीक है, और भौम जल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, दोनों क्या हैं? अलवणीय जल प्राप्त करने के स्रोत हैं। ठीक है, दोनों क्या अलवणीय जल प्राप्त होता है इनसे, सतही अपवाह से और भौम जल से। उसके बाद बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धरातल पर जल की कमी का कारण है। धरातल पर जल की कमी का कारण है। ठीक है, तो पहला अतिशोषण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अत्यधिक प्रयोग, सी समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहेंगे? सभी कारण है इसके। ठीक है, अतिशोषण भी है, अत्यधिक प्रयोग भी है, और समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन उपरोक्त सभी कर देंगे आप। ठीक है, ऑप्शन डी। तीसरे का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो यहाँ तक आ गए हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सतलज व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, सतलज व्यास पर। ठीक है, सतलुज व्यास नदी पर। ठीक है, सतलुज व्यास नदी पर कौन सी बेसिन पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? ठीक है, तो जो सतलुज व्यास है, सतलुज व्यास है, तो कौन सा है? सतलुज कहाँ है? पंजाब के आसपास दिखाई देती है। ठीक है,
यदि तो इसका आंसर जो है ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, हीराकुंड परियोजना, नंबर 2 भाखड़ा नांगल परियोजना, नंबर 3 नागार्जुन सागर परियोजना और उसका चंबल परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, सतलुज व्यास पे जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सी है, वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है, ये परियोजना कह दीजिए, डैम कह दीजिए। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है, ये कहाँ है, पंजाब में। तो मैप के लिए आपको ध्यान रखना होगा, मैप भी मैं आपको कराऊंगा जल्दी से। 2-3 मैप की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जा करके आप सिंपल उन वीडियो को भी देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो चलो बढ़ता हूँ आगे। नंबर 5 है महानदी बेसिन पर, क्वेश्चन नंबर 5 है महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, महानदी पे। ठीक है, महानदी पे कौन सी है पढ़ लेते हैं, देखो, सरदार सरोवर परियोजना, सलाल परियोजना, मट्टेटूर परियोजना और उसके बाद है हीराकुंड परियोजना। तो राइट आंसर है इसका महानदी हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध कह दो या परियोजना कह दो। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, परियोजना पूछ रहा है तो परियोजना में ही आंसर देना है, अगर बांध पूछेगा तो बांध लिखना है। ठीक है, ये क्या है, बांध ही है एक तरीके से, इस पर क्या परियोजना का मतलब बिजली बनाई जाती है वहां से भी। ठीक है, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, हीराकुंड परियोजना। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके साथ आगे बढ़ता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल का संग्रह की रीति को कम होने का कारण है, पश्चिम राजस्थान। ठीक है, पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल को संग्रहण की रीति को कम होने का कारण है, पहला ए गंग नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी घग्घर नहर और उसके बाद महानदी की वितरिकाएं। ठीक है, महानदी की वितरिकाएं। तो क्या हो जाएगा पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन देखो, राजस्थान में जो है कौन सी नहर है जिसकी वजह से जल संग्रह, वर्षा जल संग्रह कम हो गया, वो है ऑप्शन राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर। इसे स्वेज नहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो स्वेज नहर है इसकी वजह से क्या हुआ है, वहां पे जो वर्षा जल संग्रह की रीति थी वो कम हुई है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की वजह से। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। तो ऑप्शन दिए हैं, कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कंपलसरी कर दिया है कि छत के ऊपर वाटर रेन हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नंबर 1 विद्युत उत्पादन, बी बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति और डी ये सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ये सभी सभी कारण क्या, पहले तो बहुउद्देशीय परियोजना का क्या होता है, पहला तो विद्युत उत्पादन हो गया, दूसरा जिससे इससे क्या होगा, बाढ़ नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, और जल की आपूर्ति पर्याप्त रहती है। ठीक है, तो ये सभी कारण क्या हैं, बहुउद्देशीय परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, कोई बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बड़े बांधों के निर्माण से होने वाली हानि। ठीक है, बड़े बांधों के निर्माण से होने वाली हानि। तो पहला जनसंख्या का विस्थापन, नंबर 2 पर्यावरण प्रदूषण, नंबर 3 भूमि ह्रास। ठीक है, तो इसका भी देखो तीनों कारण होते हैं, जब बड़े बड़े बांध बनते हैं तो क्या वहां से पहले जनसंख्या विस्थापन किया जाता है, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है थोड़ा बहुत, और भूमि की हानि, भूमि का ह्रास भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन भी क्या है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा या उड़ीसा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन बाकी भी दिए हैं, देख लीजिए, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मैं सीधा आंसर पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में, हीराकुंड बांध उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ।
निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? ठीक है, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। ठीक है, ये 2023 में आपका बोर्ड में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कावेरी नदी, बी कृष्णा नदी, डी नर्मदा नदी और डी सतलुज। ठीक है, ये 4 नदियों का नाम दिए हैं। तो सरदार सरोवर, ठीक है, तो सरदार सरोवर जो बना है वो बना है आपका नर्मदा नदी पे। किस पे बना है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ, चैप्टर 4। या एक काम करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें चैप्टर 4 कृषि और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। और जितने भी एमसीक्यू मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। यहीं से आपका 20 से 25 नंबर का आपका पेपर बनने वाला है। तो आपने क्या करना है, 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ, आप इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे खासे 20 से 25 नंबर यहीं से बन जाने हैं। तो आपने क्या करना है, इन वीडियोज़ को अच्छे से देख लेना है और देखकर अपनी तैयारी अच्छे से पूरी कर लेनी है। और साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपने कुछ भी सीखा आज की वीडियो से तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो हम डेली बनाते रहते हैं, 2 से 3 वीडियो हमारी डेली अपलोड हो रही है बोर्ड एग्जाम की। तो आपको पर्याप्त मात्रा में वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे आपको क्या है, बोर्ड की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।